हेलो एंड नमस्कार दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं पर्यावरण के टॉप 20 क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे जा चुके हैं और प्रीवियस ईयर में लगातार ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसीलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। देखिए पहला क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण के जैविक सूचक का प्रसिद्ध उदाहरण है। तो देखिए जो लाइकेंस होता है ये बना होता है कवक और शैवाल से, ये बना होता है कवक प्लस शैवाल से, और ये सिर्फ उन्हीं जगहों पर पाया जाता है जहाँ पे पर्यावरण प्रदूषित न हो और वायु प्रदूषण वहाँ पे बिल्कुल भी ना हो। और मिलता कहाँ पे है ये, तो जो पेड़ होती हैं तो पेड़ की छालों पर ये पाया जाता है और दीवारों पर ये चिपका हुआ होता है। ठीक है, तो आपने देखा होगा पहाड़ी एरियाओं में तो ये खूब पाया जाता है क्योंकि वहाँ पे वायु प्रदूषण नहीं होता। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो लाइकेन है वो वायु प्रदूषण के जैविक सूचक का एक उदाहरण है। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है पारिस्थितिकी तंत्र में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में स्थानांतरण से ऊर्जा की मात्रा में क्या फर्क पड़ता है। तो जो ऊर्जा की मात्रा होती है वो घटती है, बढ़ती है या स्थिर रहती है या बढ़ सकती है या घट भी सकती है। तो देखिए पहले तो पारिस्थितिकी तंत्र क्या होता है ये समझ लेते हैं। तो जो पारिस्थितिकी तंत्र है ये बेसिकली क्या है, ये समुदाय है, एक समुदाय है। ठीक है, जीवों का, ठीक है, जो सजीव होते हैं उनका समुदाय है। ठीक है, जिसमें ये जीव क्या कर सकते हैं, अपने आपस में अंतःक्रिया कर सकते हैं। और ये जीव कुछ भी हो सकते हैं, जैसे पेड़ पौधे हो गए, ठीक है, पेड़ पौधे हो सकते हैं और कीड़े मकोड़े जानवर सारे इसमें कंसीडर कर सकते हैं। तो ये पारिस्थितिकी तंत्र में सभी चीज़ें रहती हैं। ठीक है, एक विशेष क्षेत्र की अगर हम बात करें तो अब देखो आपने एक पिरामिड देखा होगा, एक होता है संख्या पिरामिड और एक होता है हमारा ऊर्जा पिरामिड। तो जो संख्या पिरामिड होता है उसमें सबसे नीचे स्तर पर कौन आता है, ये होता है उत्पादक। उसके बाद आता है हमारा प्राथमिक उपभोक्ता। तो आपसे कई बार यहाँ से भी क्वेश्चन करता है। तो जो उत्पादक होते हैं ये होते हैं पौधे। उसके बाद अगर जो हमारा प्राथमिक उपभोक्ता की बात करें तो जैसे हिरण, ठीक है, और द्वितीयक उपभोक्ता क्या है, द्वितीयक उपभोक्ता। तो जो द्वितीयक उपभोक्ता होता है हमारा जैसे शेर, ठीक है, ये द्वितीयक उपभोक्ता होता है। वैसे ही अगर ऊर्जा पिरामिड की बात करें तो जो ऊर्जा का प्रवाह होता है ऊर्जा पिरामिड, तो इसमें ऊर्जा का प्रवाह होता है जो वो होता है हमारा घटते हुए क्रम में। ठीक है, पिरामिड, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे ऊर्जा 100 थी तो यहाँ पे 10, यहाँ पे 1, तो हमेशा ऊर्जा का प्रवाह जो होगा वो घटता है, तो ऊर्जा घटते हुए क्रम में चलती है। ठीक है, तो आप इसे ध्यान रखिए। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो हमसे पूछ रहा है सबसे अधिक स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है। देखिए अभी हमने डिस्कस किया कि पारिस्थितिकी तंत्र क्या होता है, एक प्राकृतिक क्षेत्र जिसमें क्या हो, जीवों का समुदाय बेसिकली आप इसे बोल सकते हैं, और सारे के सारे जीव अपने आपस में कुछ ना कुछ अंतःक्रिया में भाग ले रहे हैं। ठीक है, तो देखिए इसका सही आंसर है, ये भी प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है, और इसका सही आंसर है जो सागर होता है या महासागर होता है वो सबसे अधिक स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र होता है। तो या तो सबसे स्थिर पूछ ले या सबसे बड़ा पूछ ले, सबसे स्थिर पूछ ले या सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र पूछ ले। ठीक है, पारिस्थितिकी तंत्र, तो आप इसे याद रखिए। ठीक है, और पारिस्थितिकी तंत्र को इकोसिस्टम बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, इकोसिस्टम क्यों होता है सबसे बड़ा, सबसे बड़ा तो इसलिए है क्योंकि पूरी पृथ्वी का 71% के आसपास भाग पर क्या है, जल है, तो इसीलिए ये सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र है। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें कि ये सबसे अधिक स्थिर क्यों है, देखिए आप देख सकते हैं कि जो समुद्र होता है उसमें इंसानों का इंटरफेरेंस बहुत मिनिमम होता है। ठीक है, तो आप इसे इस तरीके से भी समझ सकते हैं क्योंकि हम वहाँ पे इंटरफेरेंस नहीं कर सकते, बहुत कम मात्रा में कर सकते हैं, इसलिए वो क्या होता है, सबसे अधिक स्थिर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित घटनाओं को उनके प्रारंभ के कालानुक्रमांक में व्यवस्थित कीजिए। तो इसे हमें क्या करना है, सीक्वेंस में एडजस्ट करना है। देखिए प्रोजेक्ट टाइगर कब आया था, जो प्रोजेक्ट टाइगर है हमारा ये आया था 1973 में। ठीक है, और प्रोजेक्ट हाथी कब आया था, तो ये आया था 1992 में। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम आता है हमारा 1972 में, और 2002 में आता है हमारा जैव विविधता अधिनियम। तो आपने इसके ईयर को याद रखना है, कई बार यही पूछ लेगा कि प्रोजेक्ट हाथी कौन से ईयर में लॉन्च होता है, तो आप इसे याद रखेंगे इस क्रम में। तो इस हिसाब से सबसे पहले हमारा तीसरा वाला बन जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले तीसरा, उसके बाद देखिए दूसरा हमारा कौन सा है, दूसरा है हमारा प्रोजेक्ट टाइगर यानी पहला। ठीक है, उसके बाद है हमारा प्रोजेक्ट हाथी यानी दूसरा ऑप्शन,
और उसके बाद अंत में हमारा जैव विविधता अधिनियम। तो आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ से करेक्ट हो जाता है, तो आप इसे ध्यान रखिए। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, निम्न में से कौन ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है। देखिए ऊर्जा के दो प्रकार के स्रोत होते हैं, एक परंपरागत और एक गैर परंपरागत। परंपरागत सोर्स क्या होते हैं, अनवीकरणीय स्रोत, जो हमारे दादा और परदादा के ज़माने से यूज़ होते हुए आ रहे हैं, जैसे कोल हो गया, जैसे पेट्रोलियम हो गया, ठीक है, जैसे डीजल हो गया। ये सारे के सारे क्या हैं, परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हैं, अनवीकरणीय है, इनको रिन्यू नहीं किया जा सकता, ये लिमिटेड अमाउंट में हमारे पास अवेलेबल है, ठीक है। तो लेकिन ये क्वेश्चन में पूछ रहा है कि हमारा नवीकरणीय, जिसे हम रिन्यूएबल एनर्जी बोलते हैं, वो कौन सा है, तो वो है हमारा सोलर एनर्जी। अगर इसके और एग्जाम्पल देखें तो एक आपने सुना होगा पवन ऊर्जा, विंड एनर्जी, ये भी एक रिन्यूएबल एनर्जी है। इसके बाद जियो थर्मल एनर्जी जो हमारी होती है, ये भी हमारी क्या होती है, रिन्यूएबल एनर्जी होती है, ठीक है, आप इसे ध्यान रखिए। उसके बाद आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय है, यानी कि यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, इसका मुख्यालय कहाँ है। तो आपको ध्यान रखना है UNEP का मुख्यालय है नैरोबी केन्या में। कहाँ पे, नैरोबी केन्या में। उसके बाद अगर हमसे पूछ ले कि जो यूनेप है ये कौन से ईयर में स्थापित हुआ, तो आपको याद रखना है कि यूनेप जो है ये बनता है हमारा 1972 में। तो आप इसे ध्यान रखिए, इसका मुख्यालय हमसे पूछ ले तो नैरोबी केन्या में इसका मुख्यालय है, ठीक है। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राकृतिक संरक्षण हेतु अंतर्राष्ट्रीय संघ यानी इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इसका मुख्यालय कहाँ पे है। तो देखिए इसका मुख्यालय है हमारा ग्लैंड स्विट्जरलैंड में। कहाँ पे, ग्लैंड स्विट्जरलैंड में। और इसकी स्थापना कब होती है, इसकी स्थापना होती है 5 अक्टूबर 1948 में। तो आप इसे ध्यान रखिए, 1948 ईयर पूछ लेगा आपसे, और मुख्यालय तो हमें ध्यान रखना ही है कि ग्लैंड स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है, ठीक है। आपको एक और यहाँ से इम्पोर्टेंट कि जो ये IUCN है, ये एक बुक रिलीज़ करता है जिसका नाम है रेड डेटा बुक। तो आपको ध्यान रखना है कि रेड डेटा बुक कौन रिलीज़ करता है, तो ये करता है हमारा IUCN, ठीक है। और इस बुक में क्या होता है, रेड डेटा बुक में जो भी हमारी संकटग्रस्त प्रजातियां हैं उनका यहाँ पे डेटा होता है, ठीक है, उनसे संबंधित यहाँ पे बातें की जाती हैं कि जो संकटग्रस्त में हमारी प्रजातियाँ जा रही हैं। उसके बाद आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी सम्मेलन कब और कहाँ आयोजित हुआ। देखिए पृथ्वी सम्मेलन होता है 1992 में, और रियो डी जनेरियो, ठीक है, और ये ब्राज़ील में है, और 1992 में याद होता है, ठीक है, यहाँ पे आयोजित होता है। आपको एक और चीज़ ध्यान रखनी है कि जो एक एजेंडा 21 था, एजेंडा 21 वो यहीं पे बनाया जाता है, ठीक है, कोप का गठन यहाँ पे होता है, ठीक है, और जो हमारा UNFCCC यानी यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क फॉर कन्वेक्शन क्लाइमेट चेंज, ठीक है, ये भी यहीं पे गठित होता है। तो आपको ध्यान रखना है, एजेंडा 21 पूछ लेता है कि ये कौन से सम्मेलन में हुआ था, कौन से ईयर में हुआ था। तो पृथ्वी सम्मेलन 1992 रियो डी जनेरियो ब्राज़ील में ये हुआ था। बाकी इसकी वीडियोस हमारी पर्यावरण वाली ऑलरेडी चैनल पे अपलोडेड हैं, आप वहाँ जाके पूरी पर्यावरण की वीडियोस देख सकते हैं। उसके बाद आ जाइए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल संबंधी था। देखिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है ये होता है हमारा 1987 में। कब होता है, 1987 में। होता कहाँ पे है, मॉन्ट्रियल होता है कनाडा में, ठीक है। तो कनाडा, अगर कंट्री का नाम पूछ ले तो कनाडा। इसका मुख्य उद्देश्य जो था वो था ओजोन परत का संरक्षण करना, ओजोन परत का संरक्षण करना। इसी के बाद हम क्या करते हैं, 1994 से 16 सितंबर को क्या किया जाता है, ओजोन दिवस मनाया जाता है। ओजोन दिवस मनाया जाता है हर साल। तो आप इसे ध्यान रखेंगे कि हर साल 16 सितंबर को हम ओजोन दिवस मनाते हैं। कब से, 1994 से। और ओजोन संरक्षण के लिए जो पहली बार बात की गई थी वो बात की गई थी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में, और कनाडा में ये हुआ था 1987 में। इतना आप ध्यान रखिए। सूर्य से के हानिकारक किरणों से पृथ्वी को कौन सा स्तर सुरक्षित रखता है। तो देखिए आपको पता है कि सूर्य से अल्ट्रावायलेट रेज आ रही हैं, ठीक है, यानी पराबैंगनी किरणें। इनके लिए एक लेयर होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, ओजोन लेयर। तो ओजोन लेयर हमारी क्या करती है, हानिकारक किरणों से पृथ्वी को क्या करती है, बचाती है, ठीक है। तो आप ये ध्यान रखें। पृथ्वी के वातावरण की सामान्य ह्रास दर कहाँ पर 0 डिग्री तक गिर जाती है। तो देखिए ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जा चुका है, और ये हम ऑलरेडी जब हमने डिस्कस किया था विभिन्न लेयर, वहाँ पे डिस्कस किया था कि जो हमारा आयन मंडल होता है उसके ऊपरी हिस्से में जाने पर हमारा ह्रास क्या होता है, 0 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। तो हमने ये डिस्कस किया था। उसके बाद
बात करते हैं वायुमंडलीय दाब को नापने के लिए निम्नलिखित यंत्रों में से किसका प्रयोग किया जाता है। तो देखिए एमीटर होता है, ये तो करंट नापने के लिए यूज़ होता है, तो एमीटर करंट नापने के लिए। तो जो बोरोमीटर होता है ये यूज़ किया जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर नापने के लिए। तो वायुमंडलीय दाब नापा जाता है आपके बैरोमीटर से। पोटेंशियोमीटर नापता है पोटेंशियल डिफरेंस यानी वोल्टेज, और लैक्टोमीटर नापता है दूध की शुद्धता। तो आप इसे ध्यान रखिए। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की, और क्वेश्चन नंबर 13 हमसे पूछ रहा है पृथ्वी के धरातल के ऊपर की ओर वायुमंडल के विभिन्न स्तरों का सही अनुक्रम क्या है। तो देखिए मित्रों क्या होता है, जो सबसे नीचे लेयर, ये सबसे नीचे हमारी पृथ्वी है, ये हमारा अर्थ है, इसके नीचे जो सबसे नीचे लेयर होती है उसे बोला जाता है शोभ मंडल या ट्रोपोस्फेयर। ठीक है, तो ये सबसे नीचे वाली परत होती है। इसके बाद आता है स्ट्रेटोस्फेयर यानी कि समताप मंडल। इसके बाद आता है हमारा मीसोस्फीयर यानी मध्य मंडल, और इसके बाद आता है हमारा आयनोस्फीयर यानी कि आयन मंडल, और इसके बाद अंत में हमारा क्या आता है, अंत में आता है हमारा एक्सोस्फीयर यानी बाह्य मंडल। सबसे अंत में आता है बाह्य मंडल। तो आप इसे ध्यान रखिए कि 5 लेयर में हमने पूरे वायुमंडल को डिवाइड किया हुआ है, और सबसे नीचे हमारा सौर मंडल, फिर समताप, फिर मध्य मंडल, फिर आयन मंडल और बाह्य मंडल सबसे अंत में। तो जो हमारा सही क्रम होगा वो होगा सौर मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल। तो आप इसे ध्यान रखिए। अब यहीं पे एक ओजोन वाला क्वेश्चन बनता था कि ओजोन लेयर कहाँ पाई जाती है। तो ओजोन लेयर का 90% भाग जो है वो समताप मंडल में पाया जाता है। और ओजोन लेयर मिलती कहाँ से कहाँ तक है, तो ये मिलती है आपकी 15 से लेकर 35 किलोमीटर तक की हाइट पर। ठीक है, तो ओजोन लेयर इतनी हाइट पे होती है। सौर मंडल में जितने भी हमारे मौसम संबंधी जो भी घटनाएं होती हैं, जैसे बादल बनना हो गया, ठीक है, जैसे बारिश हो गई, ये सारी के सारे सौर मंडल में होती हैं। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें कि हमारा जो आयन मंडल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आयन मंडल से क्या होता है, आयनाइजेशन होता है, और जो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं वो रिफ्लेक्ट बैक होकर आती हैं। तो आयन मंडल के थ्रू ही हम कम्युनिकेट कर पाते हैं, कम्युनिकेशन हमारा आयन मंडल के थ्रू ही हो पाता है। ठीक है, तो आप इसे ध्यान रखिए। उसके बाद आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा है ध्वनि प्रदूषण को नापने के लिए निम्न में से किस इकाई का प्रयोग किया जाता है। देखिए ध्वनि प्रदूषण को नापने के लिए किया जाता है डेसीबल का। तो डेसीबल हमारी यूनिट होती है डीबी, जिससे हम ध्वनि प्रदूषण को नापते हैं। ठीक है, तो आप इसे ध्यान रखिए। उसके बाद आ जाइए नाभिकीय ऊर्जा का उपयोग प्राय कारक है। देखिए जो नाभिकीय ऊर्जा होती है उसमें फ्यूजन होता है, फ्यूजन यानी विखंडन, और जो यूरेनियम होता है हमारा वो बेरियम और क्रिप्टॉन में टूटता है। ठीक है, और प्लस लॉट्स अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलती है। ठीक है, तो जब हमारी एनर्जी निकलती है तो ये एनर्जी क्या करती है, हीट पैदा करती है। तो इस एनर्जी से हमारा हीट निकलता है जो कि बड़ा हार्मफुल होता है। ठीक है, तो ये क्या है, नाभिकीय ऊर्जा जो है वो ऊष्मीय प्रदूषण का कारण बन सकती है। तो आपको ध्यान रखना है कि इसमें क्या होता है, फ्यूज़न होता है, विखंडन होता है, जिसमें एक एटम जिसका एटॉमिक मास बहुत ज़्यादा होता है वो 2 लाइटर में टूटता है और बहुत सारी एनर्जी रिलीज़ करता है। तो ये इस एनर्जी से पानी को गर्म करते हैं, और उसके बाद जो हमारा स्टीम बनता है उससे टर्बाइन घुमा के इलेक्ट्रिसिटी बना लेते हैं। तो आप इसे ध्यान रखिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी। ठीक है, तो ये होती है 3 दिसंबर 1984 को। तो भोपाल गैस त्रासदी की जो घटना थी ये होती है 3 दिसंबर 1984 को, और बोला जाता है कि लगभग 15,000 लोगों की यहाँ पे जो ऑफिशियल रिकॉर्ड था डेथ हो जाती है। ठीक है, और क्वेश्चन कई बार पूछ लेता है कि इसमें कौन सी गैस का रिसाव हुआ था। तो ये हुआ था मिथाइल आइसोसाइनेट। ठीक है, तो आप इसे ध्यान रखिए। निम्नलिखित में से कौन सा जैव निम्नीकरणीय है। जैव निम्नीकरणीय मतलब जिसे कि जैविक घटक तोड़ के कम कर सकते हैं, तो ये है रबड़। ठीक है, कौन सा वायुमंडलीय प्रदूषक अम्लीय वर्षा का मुख्य कारक है। तो जो हमारा सल्फर डाइऑक्साइड होता है SO2, ये क्या होता है, वायुमंडलीय प्रदूषक जो अम्लीय वर्षा होती है इसके लिए मुख्यतः जिम्मेदार होता है, और औद्योगिक कारखानों से ये SO2 रिलीज होती है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी नदी के प्रदूषण स्तर की माप की जाती है। तो जो प्रदूषण स्तर होता है वो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड से यानी BOD से इसके स्तर को नापा जाता है, किसी नदी के प्रदूषण स्तर को। तो आप इसे भी ध्यान रखिए। ओजोन परत की मोटाई नापी जाती है। तो देखिए एक ब्रिटिश वैज्ञानिक थे जिनका नाम डोप्सन था। ठीक है, इन्होंने ही पहली बार ओजोन परत की लेयर को नापने की अवधारणा दी थी। तो बाद में इसकी यूनिट को नापने के लिए इन्हीं का नाम के यूज़ किया जाने लगा, और जो डोप्सन यूनिट है वो हमारी क्या करती है, ओजोन परत की मोटाई नापने के लिए काम आती है। और हम बोल ही चुके हैं कि जो ओजोन लेयर होती है ये हमारी स्ट्रेटोस्फीयर यानी समताप मंडल में होती है। ठीक है, और समताप मंडल में होती है। हाइट की अगर बात करें तो 15 से 35 किलोमीटर तक ये मिलती है, और अगर बात करें कि ये करती क्या है, तो ये अल्ट्रा वायलेट रेज से हमें बचाती हैं। तो ये आप 20 क्वेश्चन याद रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।